हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल रफ पेपर एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो कि सामान्य भाषा का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हमने हिंदी के 70 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बाकी 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हैं, वो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में ओनली हिंदी भाषा के टोटल 70 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। जल प्राण पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो जल प्राण पुत्र ये जीवन के अनेकार्थी हैं, क्योंकि जल को जीवन कहा जाता है, प्राण को और पुत्र को भी जीवन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द्विज का अनेकार्थी क्या है। द्विज का अनेकार्थ क्या हो जाएगा। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला है। तो 2 बार जन्म लेने वाला, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। दांत। दांत जो है 2 बार आते हैं हमारे जीवन में, इसलिए इसे द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है। सरल का विलोम क्या हो जाएगा। सरल का विलोम हो जाएगा जटिल। सरल का विलोम जटिल। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची बताना है हमें। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। व्योम। व्योम का मतलब होता है आकाश। धरा, धरा यानी कि पृथ्वी। तम, तम यानी कि अंधकार। ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। और आकाश के अन्य पर्यायवाची क्या क्या है। नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, अनंत। ये सब क्या है। ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, व्योम। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द हमें बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो विद्या वाचस्पति शुद्ध शब्द है। विद्या वाचस्पति शुद्ध शब्द है। अच्छा, ऑप्शन सी में भी सेम दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 आंसर यहाँ पर सेम दिए हुए हैं। तो विद्या वाचस्पति शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। विद्या का अर्थ है क्या है। विद्या का अर्थ है, विद्या का अर्थ तो आपको पता है विद्या, और वाचस्पति का अर्थ होता है वाणी का स्वामी या विद्वान। तो विद्या वाचस्पति का अर्थ क्या हो जाएगा। विद्या के क्षेत्र में विद्वान या सर्वोच्च उपाधिधारक। इसमें ये मुधन सा लिखा हुआ है तो रॉन्ग है, इसमें तो सा ही गायब किया हुआ है। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मंद गति से जो कार्य करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे मंथर। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा जिसका संबंध पृथ्वी से, उसे पार्थिव कहा जाता है। मातृहंता में कौन सा समास है। मातृहंता में कौन सा समास है। तो ये एक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृहंता शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा। माता की हत्या करने वाला या फिर माता का हंता। तो यहाँ पर का जो है संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, माता का हंता। आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में कौन सा समास है। ये एक अव्ययी भाव समास है। आजीवन का समास विग्रह क्या होगा। जीवन भर। जिस समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय हो तो उसे, या फिर उपसर्ग हो तो वही प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर आ एक उपसर्ग है और इसके जुड़ने से समस्त पद आजीवन एक अव्यय क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। जैसे वह आजीवन अविवाहित रहा, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय शब्दांश में वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। तो धड़ाक शब्द में मूल ध्वनि सूचक शब्द धड़ है और इसमें आक प्रत्यय जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आक। धड़ प्लस आक, धड़ाक। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आयु प्रत्यय है। अल्प प्लस आयु, अल्पायु।
निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का नहीं है? कौन सा उपसर्ग का नहीं है? तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? इस उपसर्ग जो नहीं है वो बताना है, तो उन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि खुश अगर खुशबू, कम से कमज़ोर, गैर से गैर हाजिर, ठीक है, तो ये सब उपसर्ग में आ जाएंगे, बाकी उन जो है उपसर्ग नहीं है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? तो ये साधित सकर्मक धातु कहलाती है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, कौन सा भूतकालिक भेद है? तो ये है पूर्ण भूत, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये पूर्ण भूत होगा। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का कौन सा प्रकार नहीं है? तो तात्कालिक वर्तमान, ये वर्तमान काल का काल नहीं है। बाकी सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आसनभूत। अच्छा, ये वर्तमान काल का नहीं है, वर्तमान तो ये होगा ही, ये वाला आसनभूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसनभूत। आसनभूत ये किसका है? भूतकाल का भेद है। आसनभूत, इसमें भूत आ रहा है, ये तो वर्तमान का होगा ही नहीं, ये भूतकाल का भेद है। बाकी सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि वर्तमान काल का है, और आसनभूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्तमान काल का नहीं ढूंढना था। विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये बहुवचन में है। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन, कौन एक सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो भलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पढ़ाई करना, लड़ाई करना, कमाई करना, लेकिन भलाई, देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये वाला भाववाचक संज्ञाएं किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती हैं। यहाँ पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ना क्रिया से लिया गया है, लड़ाई लड़ना क्रिया से, और कमाई कमाना क्रिया से लिया गया है। लेकिन भलाई जो है ये भला विशेषण शब्द से बना है, ये विशेषण शब्द से बना है। बाकी पढ़ाई पढ़ना, लड़ाई करने से लिया गया है, और लड़ाई क्रिया से लिया गया है, और कमाई कमाना क्रिया से लिया गया है। जबकि भलाई भला विशेषण शब्द से बना है, भला प्लस आई, भलाई। इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द, घोटक एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं। तो घोटक एक तत्सम शब्द है। और घोटक का अर्थ क्या होता है? घोटक का अर्थ होता है घोड़ा, ठीक है, घोटक का अर्थ होता है घोड़ा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ किसके बाद आता है? श त्र ज्ञ होता है ना, तो ह श त्र ज्ञ, तो ह के बाद आएगा, देखिए ह के बाद आएगा, ऐसे हम तो बोलते हैं। लेकिन जो ये जो छ है ये किससे बना है? ये किसके मेल से बना है? तो ये क और मूर्धन्य श के मेल से बना है, ठीक है। तो ये किसके बाद आएगा? क के बाद आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब अगर हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ये KSH ऐसे लिखा जाता है, तो ये क के बाद आएगा। अब इसमें हमें अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न 23 से 25 के सही उत्तर चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, आसात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक झूलते रहे तुम, साधना से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ। उपर्युक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना।
उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कहाँ पर नहीं जाने देगा, पतन की राह पर। उपर्युक्त काव्यांश के कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, उपविराम का चिन्ह कौन सा है, तो ये है उपविराम का चिन्ह, कोलोन जिसे कहा जाता है, इसे उपविराम का चिन्ह कहा जाता है। और सेमी कोलोन को अर्धविराम का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो ये है अर्धविराम का चिन्ह, और ये है कोलोन डैश या फिर विवरण चिन्ह, इसे हिंदी में बोलेंगे हम। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उपविराम का चिन्ह जिसे कोलोन बोला जाता है। ठीक है, और सेमी कोलोन को अर्धविराम बोला जाता है। नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कृतिवाच्य जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कर्मवाच्य जब क्रिया कर्म के अनुसार हो, और भाववाच्य जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार हो। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। शौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, शौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम हमें बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, देखिए, शौर श्रेणी अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा का एक रूप था जिससे कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, तो पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश से और बांग्ला का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो ये शौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28 का राजस्थानी और गुजराती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल राजस्थानी और गुजराती शौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। पंजाबी किससे हुआ है, पैसाची अपभ्रंश से, पंजाबी जो है पंजाबी पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, और बांग्ला जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थानी और गुजराती, ये शौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला है, बघेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, विष्णुपुरिया है, मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असमी। विष्णुपुरिया मणिपुरी, जिसे विष्णुपुरिया मणिपुरी भी कहा जाता है, एक इंडो आर्यन भाषा है। यह मुख्य रूप से भारत के असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमी। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था, कृष्णा सोबती को, तो जिंदगी नामा 1779 ईस्वी में दिया गया था, जिंदगी नामा के लिए। सत्रह सौ उनासी में प्रकाशित हुआ था, मिला था 1980 में। ठीक है, जिंदगी नामा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णा सोबती की कौन सी कृति है, तो जिंदगी नामा याद कर लीजिएगा। जिंदगी नामा किसकी कृति है, कृष्णा सोबती की। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका कहानीकार है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। अच्छा सॉरी, इसके कहानीकार हार की जीत कहानी के कहानीकार है सुदर्शन, और कलित हार की जीत सुदर्शन, हार की जीत सुदर्शन, हार की जीत सुदर्शन। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है अलका सरावगी। कली कथा वाया बाईपास एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जिसकी रचना अलका सरावगी हैं, उपन्यासकार जिसके रचनाकार अलका सरावगी हैं।
यह उनका पहला उपन्यास था जो 1998 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत हमें बताना है, तो यह है शैव। वे उनका संबंध जो है शैव मत से था। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है देरिदा ने। देरिदा ने दिया है विखंडनवाद का सिद्धांत। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। काव्य रीति के कितने भेद हैं? काव्य रीति के कितने भेद हैं? काव्य रीति के 3 भेद हैं। इनमें से विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। या फिर घृणा भी होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो ये कौन से अलंकार की श्रेणी में आएगा? अर्थालंकार में आएगा। ठीक है। काव्य में अलंकारों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है। जब चमत्कार शब्द पर आधारित हो तो शब्द अलंकार, जैसे अनुप्रास, और चमत्कार अर्थ पर आधारित हो तो अर्थालंकार होता है। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? तो जो गणों का क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? नगन, 1 नगन, 2 भगन और अंत में 1 रगन। नगन, भगन, भगन, रगन। ठीक है। 1 नगन, 2 भगन, अंत में 1 रगन। ठीक है। नगन, भगन, भगन, रगन द्रुत विलंबित गणों का क्रम है। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हमें बताना है। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? देखिए, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिनमें किसी गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है। उदाहरण स्वरूप यौवन, बुढ़ापा आदि सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो यौवन, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ये तो किसी का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? घर। घर क्या है? घर क्या है? घर एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो वक्ता को दर्शाता है। मैं का उपयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण 1 लीटर दूध, तो इसमें 1 लीटर विशेषण हो जाएगा। ठीक है। दूध क्या है? दूध है संज्ञा, और संज्ञा का विशेषता बता रहा है कितना है? 1 लीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द है। उत प्लस ज्वल से क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा। उत प्लस जल से क्या बनेगा? उज्ज्वल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उज्ज्वल मैंने रॉन्ग लगाया है, ये दोनों में आधा जो होगा। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा जित प्लस इंद्रिय। जित का अर्थ होता है जीता हुआ और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां।
जित प्लस इंद्रिय इज इक्वल टू जितेंद्रिय। पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसमें पाकेट का अर्थ है जेब और मार का अर्थ है मारने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार पाकेट मार का अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति जेब काटता है या चोरी करता है। तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। क्यों है? जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, तो यहाँ पर अव्यय आ रहा है आ, तो और वही प्रधान हो। यहाँ आजन्म में पहला पद प्रधान है और अव्यय है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो दूसरों का उपकार माने उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपकृत। कालांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द विकल्पों में से चुनिए। ऊपरी कही गई बात याद रखने योग्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरयुक्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त के मेल से बना है उपरयुक्त। शुद्ध वर्तनी है, इसमें शुद्ध वर्तनी हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा पैतृक। ठीक है, पैतृक शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और ये साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य होता है, साम्राज्य। और श्राप कैसे लिखते हैं? देखिए श्राप इस तरह से नहीं होगा, श्राप इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और पैतृक का अर्थ क्या होता है? पैतृक का अर्थ है जो पूर्वजों से संबंधित हो, उसे पैतृक बोला जाता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? निवृत्ति। निवृत्ति अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर कैसे होना चाहिए था? निवृत्ति, ऐसे डबल त रहेगा यहाँ पर, आधा त फिर पूरा त, निवृत्ति। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध वाक्य हमें बताना है इसमें से। यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग रहते हैं यहाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी किसका पर्यायवाची है? पयोधी का अर्थ है जल को धारण करने वाला, जो समुद्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। ऋतु का पर्यायवाची शब्द है। ऋतु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऋतु का पर्यायवाची शब्द, ऋतु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरल। रिजु, यहाँ ऋतु नहीं, सॉरी, रिजु का पर्यायवाची शब्द है सरल। रिजु का पर्यायवाची शब्द सरल, सीधा, अकुटिल, ईमानदार भी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। रिजु सरल। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। सज्जन का विलोम हमें बताना है। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? विलोम बताना है इसमें हमें, जो युग्म दिया हुआ है ये, इसमें विलोम का कौन सा युग्म सही है? तो सकल का विकल हो जाएगा, ये सही दिया हुआ है। और का पुरुष का विलोम क्या होना चाहिए था? का पुरुष का विलोम होना चाहिए था पुरुष। ठीक है, का पुरुष का विलोम होना चाहिए था पुरुष। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ विकल्पों में से छांटिए। बड़ी सावधानी से काम करना,
बड़ी सावधानी से काम करना, इसके लिए क्या मुहावरा बोलेंगे हम? फूंक फूंक कर कदम रखना। यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? चादर के बाहर पैर पसारना। कविता की परख निबंध के लेखक हैं, कविता की परख निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव में बताना है कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो कंधा जो है ये एक तद्भव है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या है जो मतलब संस्कृत में है वो है क्या? कंधा का स्कंध, ये तत्सम है। और कंधा जो है तद्भव है। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ है संस्कृत उससे, और भव का अर्थ है उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस का? अच्छा ये मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, ये जो दिए हुए हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? ये दंत, मृत्यु और मत्स्य ये क्या है? तत्सम है। और कंधा तद्भव है। ठीक है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं वाक्य में से शब्द अपादान कारक का परसर्ग है। जब कुछ अलग होता है या बाहर आता है तब से का प्रयोग अपादान कारक में होता है। जैसे अपादान, अपादान से अलग, अपादान से अलग यानी कि उससे अलग हो रहा है, उससे निकल रहा है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, यहाँ से और उससे निकल रही हैं। ठीक है। उससे कुछ बाहर अलग होता है या बाहर आता है तो से का प्रयोग अपादान कारक में होता है। कृतिवाच्य से संबंधित वाक्य है। कृतिवाच्य का मतलब है जहाँ वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है और वही कार्य कर रहा होता है। ठीक है। तो लड़का पढ़ रहा है, इस वाक्य में लड़का करता है और जो कार्य पढ़ना कर रहा है, इसलिए यह वाक्य कृतिवाच्य में है। लड़का पढ़ रहा है, ये जो लड़का है वो कर्ता जो है वो खुद ही कर रहा है इसलिए। ठीक है। कर्ता प्रमुख है इसमें। वह चला होगा, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो ये संदिग्ध भूत से संबंधित है। इसका मतलब है कि यह क्रिया भूतकाल में पूरी हुई हो सकती है लेकिन यह निश्चित नहीं है। होगा शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है कि कार्य हुआ हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। निम्नलिखित उपसर्गों द्वारा एक एक शब्द बनाइए, सही कूट का मिलान कीजिए। देखिए, अप से क्या बनेगा? अप से बनेगा अपमान, अन से बनेगा अनबन और आ से बनेगा आदान। तो 2113 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 213 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द में जो आगे में रहता है, ठीक है, वो उपसर्ग होता है। तो इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो बेलदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उपसर्ग नहीं है। बाकी बेकार, बेखबर और बेगुनाह ये उपसर्ग हैं। टिकना प्लस आऊ से बनने वाला शब्द है। टिकना प्लस आऊ से बनने वाला शब्द क्या है? टिकाऊ। ऑप्शन ए, टिकना प्लस आऊ इज इक्वल टू टिकाऊ। और निम्नलिखित प्रत्ययों में से प्रत्येक के योग से एक एक शब्द की रचना कीजिए, गलत का चयन कीजिए। तो इसमें गलत का हमें चयन करना है। आक से बनेगा तैर प्लस आक तैराक, आटा खर प्लस आटा खर्राटा, वैया गा प्लस वैया गवैया, हारा लकड़ी प्लस हरा लकड़हारा। ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये हरा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी प्लस हारा इज इक्वल टू लकड़हारा। ये रॉन्ग है। ठीक है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।